जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 क्लास 12 द हिस्ट्री के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में आपको 10 नंबर लेकर जाना है। यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों का चर्चा किया जाएगा, तो इससे पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास 12 द हिस्ट्री यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह प्रश्न हर हाल में आपको याद करना है। यह प्रश्न आपको किसी भी हाल में किसी भी तरह से याद करके जाना है। इस प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह सब क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों से बाहर जितना प्रश्न मैं आपको करा दूं, उन प्रश्नों से बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर एक दो प्रश्न कहीं से अपवाद आ जाता है, वो भी लॉन्ग में इधर उधर, लेकिन बहुविकल्पी में तो आपको एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो वो सब अपवाद में देखिए वो सब होता है। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आता है, लेकिन आपको मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि उसको भी आपको मतलब सेम टू सेम नहीं मिलता है, लेकिन बनाकर तो सभी प्रश्न वही आते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न भी नहीं छटकेगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हम लोगों का क्या है, जानकारी है कि कैसे प्रश्न आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। देखिए, 1 गुणे 10 बराबर 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मतलब एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दहा में 10 यानी 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री में 100 में 100 नंबर आपका आए, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और सभी सब्जेक्टों को मिलाकर अगर आप चाहते हैं 95% प्लस रिजल्ट या 90% प्लस रिजल्ट आपका बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर को बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, कोई भी सब्जेक्ट बनाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के चला जाऊं। तो पढ़ने को तो सब कोई पढ़ सकता है। मेन चीज़ है कि प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बनाकर या अपने मन से आपको दिमाग में छप जाएगा, आप लिख सकते हैं। और देखिए, मेरा आदत है हमेशा से, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो मैं कभी झूठ बोलने वाला काम नहीं करता हूँ। जो मैं कहता हूँ सत्य कहता हूँ। बाकी आपका कितना नंबर आएगा कितना नंबर नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप कितना पढ़ रहे हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना जागरूक है, कितना आपके अंदर आग है, कितना आपके अंदर ज्ञान है, क्षमता है। आप चाहते हैं कि मुझे इतना लाना है। अगर आपको जितना लाना है आप अपना लक्ष्य बना ले, तय कर ले, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा शक्ति नहीं जो आपका नंबर कम करा दे या आपको आगे बढ़ने से रोक ले। बस आपका सोच होना चाहिए कि हमको इतना लाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद नहीं करना, समय का सदुपयोग करना है। तो अब आपके प्रश्नों का शुरुआत होता है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? जो गोदीवाड़ा जगह है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है सुरकोटदा। तो देखिए, पहले का जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोथल जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वहीं पर क्या है, गोदीवाड़ा स्थित है। तो देखिए, पहला प्रश्न था और वो भी कितने नंबर का, 1 नंबर का था। इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सभी प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। तो आपका रहा प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बाबर का मकबरा स्थित है। जो बाबर का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है काबुल में, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदरा में। तो जो बाबर का मकबरा है वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। कहाँ पर है? काबुल में स्थित है। प्रश्न नंबर तीसरा है या क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल किला स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ में। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाए। कहाँ पर है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है या क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है, स्तंभरारी बंदोबस्त है, इसको किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। ठीक।
अब आपको जो लॉर्ड वेलेज़ली है यह सहायक संधि का संस्थापक था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त पूछे या इस्तमरारी बंदोबस्त पूछे, इसकी स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में किया था। देखिए आपका प्रश्न नंबर 5वां है या क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1880 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1888 ईस्वी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो वहाँ पर मुंबई में यानी बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। फिर वहीं पर प्रश्न नंबर 6 है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आगरा का लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए शाहजहां अकबर दोनों भाई थे, ठीक। तो शाहजहां ने करवाया था, उसके बाद अकबर ने करवाया था, दोनों ने करवाया था। लेकिन पहले कौन करवाया था? तो पहले शाहजहां ने करवाया था, इसीलिए शाहजहां का नाम पहले लिया जाता है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको शाहजहां राइट आंसर मार्क के आना है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर आपका 7वां है, बंगाल विभाजन से किसका संबंध है? बंगाल विभाजन किससे संबंधित है, यानी या बंगाल विभाजन किसने किया था? यही प्रश्न पूछने का मतलब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यही राइट आंसर है। जो बंगाल का विभाजन किया था किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। एक बंगाल था, एक पूर्वी बंगाल था, ठीक। उसी तरह से अब आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8वां है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 है, 9वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है या 9 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो आपका जो प्रश्न नंबर 9 है, 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो वह है महात्मा गांधी। और एक पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको 1909 में लिखे थे महात्मा गांधी ही लिखे थे। तो माई एक्सपेरिमेंट, हिंद स्वराज, दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी JP कृपलानी। तो आज भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से थे वह क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो देखिए एक बार अंबेडकर जी का नाम आया तो थोड़ा सा मैं बता दूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। यह एक ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको क्या होता था कि पढ़ने नहीं दिया जाता था स्कूल में बैठकर, ये द्वार पर मतलब जहाँ पर लोग चप्पल निकालते हैं, स्लीपर निकालते हैं, वहाँ पर बैठ के पढ़ते थे। और इन्होंने इतना पढ़ा कि आज पूरे विश्व में इनका नाम होता है और इनके बारे में देखिए कितना चर्चा होती है। इन्होंने पूरा संविधान लिख डाला यहाँ वहाँ से लेकर। तो देखिए ऐसा नहीं किसी के कहने से नहीं है, तो संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है, क्योंकि जो किताब में लिखा है वही आपको मानना पड़ेगा, जो NCERT में लिखा है वही आपको मानना पड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताब को लिखा है। तो इनको बाहर पढ़ाने दिया जाता था, अंदर नहीं आने दिया जाता था, इनको पानी तक नहीं छूने दिया जाता था। क्यों? इनको अछूत माना जाता था। इनको माना जाता था कि ये वो अछूत जाति से आते हैं। तो इनको क्या किया? ऐसा ऐसा अत्याचार किया गया, लेकिन इन्होंने पढ़ के आज कितना आगे चले गए, पढ़कर आज इनका कितना नाम हुआ है। लेकिन अगर आपको ही ऐसे स्कूल में कोई 2 दिन 4 दिन 3 दिन भगा दे तो आप भाग जाएंगे, आप पढ़ने लिखने नहीं आएंगे। लेकिन नहीं, आपको एकदम जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं, जब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, कोई नौकरी नहीं पा जाते, आप सफल नहीं हो जाते, तब तक आपको किसी से नहीं डरना। आपको पढ़ाई करते रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी कोई बोल दे, आपको सहना पड़ेगा जब तक आप कामयाब नहीं हैं। तो ठीक, आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया।
प्रश्न नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला या सिंध का बाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रपुर, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है सुरकोटदा। अब तो आपका जो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी विदुर, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन। तो जो महाभारत के रचयिता है, महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। वहीं पर पूछा जाए रामायण के रचयिता कौन है, रामायण किसने लिखा है? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अब आपका देखिए प्रश्न नंबर 12 भी बिल्कुल 12 मतलब प्रश्न नंबर 12 भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 13 आपका है, प्रश्न नंबर 13 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स जो मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अजमेर में। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर है, वहीं पर एक बड़ा सा उर्स मेला लगता है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है, क्या है? बाबरनामा के रचयिता है, बाबरनामे के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन है? बाबर है। बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी अकबर, ये तीनों गलत हो जाएगा। लेकिन जो बाबरनामा है, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपका, प्रश्न नंबर 15 क्या है? इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। यह मेगास्थनीज कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। से चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था सेल्यूकस निकेटर के बेटी से हुआ था, तो यह आया था भेद लेने के लिए। कोई जो बात होती थी वह कहाँ पर? सेल्यूकस निकेटर को बताता था। तो यही आया था कौन? मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। प्रश्न नंबर आपका 16 है, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? न्याय की जंजीर किसने लगवाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। तो जो न्याय की जंजीर लगवाई थी किसने लगवाई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 क्या है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसमें इसमें कितने शेर बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है उसमें कुल 4 शेर बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया? जो मेरठ छावनी है उत्तर प्रदेश का जगह है एक, वहाँ पर जो सिपाही हैं उन्होंने विद्रोह कब किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 मई 1857, बी हो जाएगा 15 मई 1857, सी हो जाएगा 20 मई 1857 और डी हो जाएगा 25 मई 1857। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या? 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के छावनी नामक जगह पर सिपाहियों ने विद्रोह किया था, जिसे 1857 की क्रांति भी कहा गया। देखिए प्रश्न नंबर आपका 19 है कि 19 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1926 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1927 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1928 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1929 में। तो जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था? 1928 में आया था। तो देखिए एक साइमन कमीशन है, इसके बाद एक आता है क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है। ठीक इसके बाद एक आता है कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है। तो कोई भी प्रश्न पूछे आपको समझकर लगा देना है। तो देखिए मैं यहाँ से 3 प्रश्न कंप्लीट, तो इसी तरह से मैं बहुत सारे प्रश्न को आपको बताता रहता हूँ समझाकर। प्रश्न नंबर आपका 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बम्बई यानी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरत। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पहले मैं आपको बताया था कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बम्बई यानी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखिए ये रहा आपका 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपको मैं कहता हूं कि आप अपने पेपर तक जो भी आपके पास समय है, जो भी समय बचा है, चाहे आपके पास कितना दिन हो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 25 दिन,
5 दिन, कोई भी समय हो, आप वह समय आपके लिए कम नहीं है, बहुत कीमती है। आप उसी समय में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि समय है, समय नहीं रहेगा तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर समय 1 मिनट भी है, 1 दिन है, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन है, तब भी कुछ किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।